तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में यूनिट 3 के अंतर्गत एम्पियर का परिपथीय नियम बताऊंगा। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम या इसको रैखिक समाकलन नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नियम क्या होता है, पहले वो नियम देख लीजिएगा। किसी बंद वक्र के अनुदिश, किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी का रेखीय समाकलन उस वक्र में निहित कुल धाराओं के बीजगणितीय योग का गुना होता है। अर्थात रेखीय समाकलन, इसको बोलते हैं रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र B dl बराबर μ0 I, ये होता है एम्पियर के परिपथीय नियम का स्टेटमेंट, जहां μ0 क्या होता है, निर्वात की चुंबकनशीलता। μ0 निर्वात की चुंबकनशीलता, वायु की भी बोल सकते हैं, चुंबकनशीलता। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट होता है कि किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में निहित धाराओं के बीजगणितीय योग का μ0 गुना होता है। अब लिखेंगे हम इसकी उपपत्ति, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला उपपत्ति, तो मान लीजिएगा कि जे XY एक चालक तार है, जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में गति कर रही है, इस प्रकार से। ठीक है, इस चालक से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, जो यहाँ पर कोई बिंदु P लिया गया है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर हम एक असीमित लंबाई अर्थात एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण पिछले वीडियो में ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक एम्पियर लूप की कल्पना कर रहा हूँ, तो ये वृत्तीय एम्पियर लूप है। ठीक है, इसके इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ पर जे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक हम छोटे से अल्पांश की कल्पना करें, तो ये अल्पांश मान लीजिए dl है और इस अल्पांश की दिशा भी स्पर्श रेखा की दिशा में होगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और dl दोनों की दिशाएं समांतर है, अर्थात एक ही हो रहे हैं। जब दोनों के समांतर हैं तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। क्लियर, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, माना XY एक चालक तार है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण
जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में गति करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे लिखे पैराग्राफ चेंज करके, चालक XY से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P लिया गया है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, देखिए एक अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी? B बराबर μ0/4 पाई 2I/d। d वहां पर दूरी होती थी, यहाँ पर ये दूरी कितनी हो जाएगी? r। ठीक है, देखिए 2 से जे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो क्या बचेगा? B बराबर μ0I/2 पाई, समीकरण नंबर 1। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आई है, इसकी दिशा किधर होगी? स्पर्श रेखा की दिशा में। यहाँ पर जो इस वृत्त के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसकी दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा की ओर होगी। ठीक है, अब हम क्या करें, इस बिंदु P पर एक अल्पांश dl की कल्पना कर रहे हैं। तो बिंदु P पर एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में होगी। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन B dl बराबर, देखिए इसको हम इस फॉर्मूले से खोल दें। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे A हो जाएगा, जे B हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? B dl cos, दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0, क्योंकि देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और dl की दिशा क्या है? समांतर है, और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है 0। तो कितना आ जाएगा? जी जैसे का जैसा B dl, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये समाकलन जैसा। ठीक है, B का मान रख दें तो ये ऐसा हो जाएगा। यहां पर B का मान रख दें, B का मान समीकरण 1 से रखने पर, B का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब समीकरण 1 से B का मान रखेंगे तो नया रूप इसका क्या बन जाएगा? देखिए समाकलन V dl बराबर का मान रख रहे हैं, तो B का मान क्या है? μ0I/2 पाई r और इंटू dl जैसे ठीक है। देखिए B dl बराबर, जो नियतांक है उसको बाहर निकाल दें तो μ0I/2 पाई r, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा? सिर्फ dl। dl का मतलब है एक अल्पांश की लंबाई, और ये समाकलन लगा हुआ है, इसका मतलब है सभी अल्पांशों की लंबाइयों का योग। और यदि सभी अल्पांशों की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो पूरे वृत्त की परिधि बन जाएगी, और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। तो देखिए क्या बन जाएगा? μ0I/2 पाई r इंटू जे हो जाएगा 2 पाई r। ये पूरा वृत्त की परिधि बन गई।
2πr से, तो क्या बचेगा म्यू 0 I B डॉट डी एल बराबर म्यू 0 I। तो यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना। तो यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के 4 अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं। पहला अनुप्रयोग है हमारा असीमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग है। असीमित लंबाई के या अनंत ऋजुरेखीय चालक तार, इसको अनंत लंबाई का भी बोल सकते हैं। तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसके सहायता से? एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, हम इसको आप देखेंगे। मान लीजिएगा कि जे XY एक चालक तार है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं गति कर रही हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में गति कर रही हैं। ठीक है, इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं जो एम्पियर का परिपथीय लूप कहलाएगा, इस प्रकार से। तो XY को अक्ष मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं जिसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर हो जाएगी? स्पर्श रेखा के अनुदेश। ठीक है, तो इसी बात को हमें लिखना है। माना XY एक असीमित लंबाई का चालक तार है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी तथा वृत्त पर
एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर होगी, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर होगी, अर्थात दोनों के बीच का कोण 0। चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, BdL, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन BdL cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि dl और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है। चुंबकीय क्षेत्र B और dl की दिशा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, इसलिए उनका बीच का कोण क्या होगा 0। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा BdL, चूंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। B बाहर निकाल दें, dl, या dl का मतलब है एक अल्पांश की लंबाई, वृत्त पर एक अल्पांश की लंबाई, और समाकलन लगाए तो वृत्त के सभी अल्पांशों की लंबाइयों का योग, और वृत्त के सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे तो जो पूरे वृत्त की परिधि बन जाएगी, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, जहां r क्या है वृत्त की त्रिज्या। ये समीकरण नंबर 1। अब एम्पियर के नियम की सहायता से लाना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, तो एम्पियर के नियम का उपयोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन इक्वल टू μ0I। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, लेफ्ट इक्वल राइट इक्वल हो जाएंगे 1 व 2 की तुलना से। तो तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा B इंटू 2πr बराबर μ0I। B का मान निकालेंगे तो B बराबर आ जाएगा μ0I बटे 2πr। ठीक है, तो यही हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से अनंत रेखीय चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। तो नीचे लिख देंगे यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग है एंकर वलय या टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए हम एक टोरॉइड वलय बना रहे हैं कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो माना यह हमारा एक टोरॉइड है जिस पर तार के फेरे लपेटे गए हैं। इसका केंद्र है O और इसकी आंतरिक त्रिज्या है R1 और बाह्य त्रिज्या है इसकी R2। ठीक है, तो इसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? तो देखिए माना एक एंकर वलय जिसका केंद्र O तथा आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं
आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। वलय में तार के फेरों की संख्या कैपिटल N है। इसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तब इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर, जब मान ले रहे हैं, कल्पना कर ले रहे हैं, स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। P लिया गया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात करनी है। निम्न स्थितियों में ज्ञात करनी है। पहली स्थिति है जब बिंदु P वलय के आंतरिक पृष्ठ पर स्थित है। दूसरा पॉइंट, जब बिंदु P वलय के बाह्य पृष्ठ पर स्थित है। और तीसरा पॉइंट, जब बिंदु P वलय के बाहर स्थित है। ठीक है, तीन स्थितियों में हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लेके चलें। पहला हेडिंग बनाएंगे, जब बिंदु P वलय के आंतरिक पृष्ठ पर स्थित है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? इस स्थिति में जो x दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी? R1 दूरी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? एम्पियर का परिपथीय नियम। तब एम्पियर के परिपथीय नियम से म्यू जीरो इंटू अंदर निहित धारा। तो देखिए, इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है? B इंटू 2πr बराबर म्यू जीरो, कुल धारा कितनी हो जाएगी? NI, क्योंकि उसमें फेरों की संख्या कितनी है? N। एक फेरे में कितनी है? I धारा, तो N फेरे में कितनी आ जाएगी? NI। यहां से हम B का मान निकालेंगे तो B बराबर आ जाएगा जी P इंटू 2π, जे x की जगह क्या है? R1, तो यहाँ पर जी आ जाएगा R1। ठीक है, तो देखिए B बराबर म्यू जीरो NI बटे 2πr1।
तो जब बिंदु P आंतरिक पृष्ठ पर स्थित है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी आ जाएगी। बाह्य पृष्ठ पर स्थित है, ठीक है। इस स्थिति में क्या बन जाएगा, इस स्थिति में x बराबर कितना हो जाएगा R2। तब एम्पियर के परिपथीय नियम से फिर से लिख दें वही चीज, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ B इंटू 2πr2 बराबर μ0 ni हो जाएगा। फिर यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे तो B बराबर आ जाएगा μ0 ni बटे 2πr2। जब वो बाह्य पृष्ठ पर है बिंदु P तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 ni बटे 2πr2, ठीक है। अब आती है हमारी स्थिति था, जब बिंदु P कहाँ पर स्थित है, वलय के बाहर स्थित है। ये हमारी थर्ड स्थिति, वो सेकंड थी, ये थर्ड हो जाए। जब बिंदु P वलय के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इस स्थिति में, इस स्थिति में जो x का मान है वो R2 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तब एम्पियर के परिपथीय नियम से B इंटू 2πx मान लें, क्योंकि R2 तो क्या है, ज़्यादा है। R2 से x की वैल्यू μ0 n और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि वलय के बाहर तो विद्युत धारा बह नहीं रही है, तो वो हो जाएगा 0। और जब ये 0 आएगा तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो B बराबर आ जाएगा 0। तो वलय के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। तो इस तरह हमारा जी उसका सेकंड अनुप्रयोग भी समाप्त हो गया। एम्पियर के परिपथीय नियम का तीसरा अनुप्रयोग क्या है, एक लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये कोई एक परिनालिका है, लंबी परिनालिका है, जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये कोई परिनालिका है, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस परिनालिका के अंदर भी ज्ञात करनी है और परिनालिका के बाहर भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे कि माना एक स्मॉल l लंबाई की एक परिनालिका है, जिसकी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है। इस परिनालिका में कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब इस परिनालिका के ऊपर तार लपेटा गया है, समझ गए ना। इस प्रकार से देखिए, अलग से मैं दिखा दूं, इसमें इस प्रकार से तार लपेटा गया है और इसकी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है। देखिए, परिनालिका के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक दंड चुंबक की तरह कार्य करती है, अर्थात उससे उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जिस प्रकार से एक दंड चुंबक से निकलती है, ठीक है। परिनालिका में चुंबकीय बल रेखाएं अर्थात परिनालिका में चुंबकत्व तब तक ही रहता है जब तक उसमें धारा का प्रवाह जारी रहता है। तो इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की गई है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो वह चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर कितना उत्पन्न हो रहा है और परिनालिका के बाहर कितना उत्पन्न हो रहा है उसको हम ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए, माना स्मॉल r त्रिज्या तथा स्मॉल l लंबाई की एक परिनालिका है जिसकी एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है। इसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न दो स्थितियों में ज्ञात करनी है। ठीक है, एक तो कहाँ पर, परिनालिका के बाहर, और एक परिनालिका के अंदर। ठीक है, तो पहले हम परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम हेडिंग बनाएंगे परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहला हमारा हेडिंग होगा परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो परिनालिका के बाहर मतलब या तो हम इधर ज्ञात करें या इधर भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं इधर ही चित्र बना रहा हूं। तो मान लीजिएगा कि ये कोई तार का एक फेरा है इस प्रकार से। ठीक है, मैं नाम दे रहा हूं इसको, जैसे A B C D। मैं इसको A डैश B डैश C डैश और D डैश नाम दे रहा हूं कि माना परिनालिका के बाहर एक बंद पथ A डैश B डैश C डैश और D डैश की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे माना परिनालिका के बाहर एक बंद पथ A डैश B डैश C डैश D डैश की कल्पना करते हैं। ठीक है, तब एम्पियर के परिपथीय नियम से, इधर लिख रहा हूं, तब एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है, dl बराबर म्यू 0 इंटू निहित धारा, और निहित धारा यहाँ पर कितनी होगी, 0। तो क्या आ जाएगा जी, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा b इंटू 2πr बराबर 0। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है। ओके, हमारा दूसरा पॉइंट, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड पॉइंट, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बंद लूप की कल्पना करते हैं। जो A B C D कुछ ऐसे। ठीक है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बंद लूप A B C D की कल्पना करते हैं। ठीक है, तब एम्पियर के परिपथीय नियम से, इसमें एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से तो इसमें एम्पियर का हम परिपथीय नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
ये ए है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, dl बराबर म्यू जीरो इंटू निहित कुल धारा, निहित कुल धारा, या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, म्यू जीरो इंटू निहित कुल धारा कितनी हो जाएगी। देखिए एकांक लंबाई के पर तार के कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं, तो एल लंबाई पर कितने हो जाएंगे, एन एल। क्लियर, तो जो हो जाएगी एन एल और आई, कुल धारा कितनी आ जाएगी इसमें, एन एल आई। एकांक लंबाई पर कितने फेरे हैं, एन, तो एल लंबाई पर कितने हो जाएंगे, एन एल फेरे, और सभी फेरों में कुल धारा कितनी हो जाएगी, एन एल इंटू आई। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इसके कारण निकालें जो पूरे बंद जाल के लिए इसको, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए पूरे बंद जाल के लिए लिख रहे हैं, तो पहले हम ए से बी के लिए लिखेंगे, तो समझना यहाँ पर ए बी, ए से बी कितना, बी डी एल, प्लस बी से सी, बी से सी बी डी एल, प्लस बी से सी आ गया, सी से डी बी डी एल, और प्लस अब डी से ए, मैं थोड़ा इसको साफ कर दे रहा हूँ, डी से ए बी डी एल, और बराबर कितना, म्यू जीरो एन एल आई। ठीक है, अब देखिए, चलिए देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बी डी एल यानी कि बी और डी एल का अदिश गुणनफल है, इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी एल कॉस दोनों के बीच का कोण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी पूरे की जीरो, तो इसको तो हम क्या लिख देंगे, जीरो, प्लस बी डी एल, यहाँ पर देखिए बी से सी, बी से सी पर आ रहे हैं, तो देखिए लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, तो लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो यदि इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी एल cos 90, और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस अब डी से, अब क्या है, सी से डी, सी से डी मतलब जे, तो देखिए लंबाई की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों क्या है, समांतर हैं, तो दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, 0 डिग्री, और cos जीरो की वैल्यू कितनी, डी एल cos जीरो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी डी एल। ठीक है, cos जीरो की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1, प्लस डी ए, तो डी ए मतलब लंबाई की दिशा हो गई जे, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जे, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, और 90 होने से जे भी क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर म्यू जीरो एन एल आई। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो देखिए जे बन जाएगा, बी तो आ जाएगा बाहर, जो हो जाएगा डी एल बराबर म्यू जीरो एन एल आई। डी एल का समाकलन हो जाएगा एल, डी एल का समाकलन कितना हो जाएगा, एल, तो ये आ जाएगा हमारा बी एल बराबर म्यू जीरो एन एल आई। देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा म्यू जीरो एन आई। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी म्यू जीरो एन आई, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो यही अभिष्ट व्यंजक है।